हेलो स्टूडेंट। आज हम अपने तीसरा चैप्टर सफ़र का साथी और सिरदर्द इस पाठ का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस पाठ के रचनाकार और उनके जीवन का परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ और उनके गद्य संबंधी इन सभी बातों पर चर्चा करने के पश्चात हम अपने पाठ की शुरुआत करेंगे। तो आज का हमारा पाठ है सफ़र का साथी। जो हमारे सफ़र के दौरान मिलने वाले साथी है वह एक बहुत बड़े सिरदर्द होते हैं, ऐसा लेखक ने इस पाठ में समायोजित किया है। तो आइए हम देखते हैं। इस लेख इस पाठ के लेखक हैं राम नारायण उपाध्याय। इनके जीवन का परिचय यह है कि इनका जन्म 1918 खंडवा मध्य प्रदेश में। परिचय: पंडित राम नारायण उपाध्याय स्वतंत्रता पूर्व के लघु कथाकार हैं, अर्थात स्वतंत्रता के पूर्व के ही लघु यानी छोटे कथाकार हैं। लघु यानी जो कहानी, कथा यानी कहानी जो छोटी छोटी कहानियों के रचयिता हैं। इनकी भाषा जो है सहज, सरल, प्रभावशाली और सरल होती है। इन्होंने व्यंग, ललित, निबंध, रूपक, रिपोर्ताज, लघु कथाएँ, संस्मरण, इस तरह की बहुत सी विधाओं को इन्होंने अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया है। इन्होंने हिंदी भाषा के माध्यम के साथ साथ लोक भाषा और विभिन्न बोलियां, जो सबकी अलग अलग मातृभाषा, राज्य भाषा के संवर्धन के लिए भी इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन्होंने बहुत सारी कृतियाँ लिखी हैं। बख्शिशनामा, धुंधले कांच की दीवार, नाक का सवाल, मुस्कुराती फाइलें जो कि एक व्यंग संग्रह है, मृग के छौने जो कि निबंध संग्रह है, हम तो बाबुल तेरे बाग की चिड़ियाँ लोक साहित्य है, और जिन्हें भूल न सका संस्मरण आदि। इस तरह की प्रमुख कृतियों का लेखन इन्होंने किया है। तो आइए स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखते हैं इन्होंने गद्य में, इस पाठ में इन्होंने हमें क्या बताया है, इसका एक सारांश देखेंगे। इन्होंने एक यह हास्य व्यंग निबंध में व्यंगकार रूप में रेल यात्रा में, जो जब हम यात्रा करने के दौरान, उस दौरान रेल में हमें जो साथी मिलते हैं कुछ इस तरह के रहते हैं, जो अखबार पढ़ने वालों, अनावश्यक बात करने वाले, बिन मांगे सलाह देने वालों पर करारा व्यंग किया है। लेखक का तात्पर्य यह है कि इन सभी बुराइयों से हमें बचना चाहिए। तो आइए स्टूडेंट्स, आइए हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। लेखक कहते हैं कि मुझे यात्रा करने में बड़ा ही आनंद आता है, लेकिन यात्रा करने में मुझे अकेले ज़्यादा पसंद आता है। इससे चलती रेल में से पैरों के नीचे निकल जाने वाली नदी में कल्पना में डुबकी लगाने जो पास लगते हैं, उन वृक्षों के निरंतर पीछे छूटते चले जाने और जो दूर है उन भागते वृक्षों का साथ निभाने में बड़ा मज़ा आता है। लेखक अपने यहाँ पर रेल के दौरान होने वाले जो आनंद है उसका वर्णन यहाँ पर करते हैं कि उन्हें रेल की यात्रा करना बड़ा ही पसंद है, पर वह अकेले रेल की यात्रा करना चाहते हैं। रेल के दौरान उन्हें जो जो आनंद मिलता है उसका भरपूर वो लाभ उठाना चाहते हैं। यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए जो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है मानो वह निगाह चुरा रहा हो, निगाह चुरा रहा हो, यानी इस तरह के जैसे उनसे कुछ बातें छुपाई जा रही हो। मैं किसी की ओर एकटक निहारता हूँ, किसे देखकर नाक भौं सिकोड़ता हूँ, और कौन मेरे कांत छड़ों का अंतरंग साथी है, इन सब बातों पर निगाह रखे तो मुझे कतई पसंद नहीं है। लेखक का कहना है कि जब मैं यात्रा करता हूँ तो उस दौरान अगर कोई मुझे देखता रहे, जो मेरी हर एक बातों पर ध्यान देता रहे, निगाह चुराता रहे, मुझे लगातार देखता रहे कि मैं क्या क्या करता हूँ, तो ऐसे साथी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। कभी कभी जब रेल की खिड़कियों से बाहर झांककर दूर के दृश्य, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को जब लेखक देखना चाहते हैं, जैसे सूर्योदय, सूर्यास्त, स्टूडेंट्स हमने देखा है कि जब हम यात्रा के दौरान खिड़की के बाहर जब हम जो आकर्षण, जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, उन सब का जब हम आनंद लेते हैं, उन सब का हम आनंद उठाते तो हमें बड़ा ही अच्छा ही लगता है। तो वैसे ही लेखक को यहाँ पर सूर्योदय, सूर्यास्त, तभी
कृषि वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में तथा इसके साथ जो पहाड़, पानी, पेड़, इन सभी का दृश्य देखने में लेखक को बड़ा ही मज़ा आता है। कैमरे अब इसके पश्चात जैसे ही वह अपने यात्रा के दौरान होने वाली हर एक गतिविधियों का वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है कि जब वो यात्रा करते हैं तो उस दौरान जब वो सूर्योदय सूर्यास्त देखते हैं तभी उनकी दृष्टि वृक्ष पर बैठे उन बच्चों पर टिक जाती है जो पेड़ पर बैठे हुए रहते हैं। तभी ट्रेन जोर से चलती है और वह दृश्य एकाएक गायब हो जाता है। मैं सोचते रह जाता हूँ कि आखिर मैं देख क्या रहा था। कभी कभी लेखक बताते हैं कि नदी के किनारे के सौंदर्य को निहारना चाहते हैं वो। निहारना यानी ध्यान से देखना चाहते हैं। इसी बीच जैसे उनकी आंखों में कंकरी गिर जाए। कंकरी यानी स्टूडेंट्स, आप खिड़की के पास जब ट्रेन के दौरान, यात्रा के दौरान जब खिड़की के पास बैठते हो तो उस दौरान जब आंखों में कचरा चला जाता है तो जो भी आप दृश्य देते हो उसका मज़ा किरकिरा हो जाता है। या ऐसे रास्ते में जब पहाड़ी के आ जाने से जो दृश्य रहता है वह पूरी तरह से चौपट हो जाता है। कभी कभी मेरा मन उच्चाकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ जो अनंत छोर और नापना चाहता है, यानी कहने का अर्थ है लेखक बताते हैं कि जो पक्षियाँ उड़ते हैं मेरा मन उनके तरफ भी आकर्षित होता है। इसी दौरान क्या होता है कि जब रेल किसी गुफा में प्रवेश कर जाती है तब मेरा जो मन रहता है वह लाचार होकर बैठ जाता है और मन मारकर सुरंग की उस पतली लकीर में से निकलने को बाध्य होना पड़ता है। वैसे मुझे बस की यात्रा कतई पसंद नहीं है। लेखक बताते हैं कि मुझे बस में यात्रा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसमें यह भी ज़रूर नहीं कि हमारे बगल में जो बैठा हुआ है यानी जो हमारा साथी है वह हमारे मन का हो, ऐसा हो नहीं। अनेक बार तो ऐसे व्यक्तियों से पाला पड़ जाता है कि जो रूठी हुई पत्नी की तरह कितना भी मनाया जाए वह सीधे मुंह बात ही नहीं करते। अगर प्रश्न के ज़रिए उन्हें कुछ छेड़खानी यानी कुछ भी उनसे पूछा भी जाए तो वो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देकर खिड़की के बाहर मुंह लटका लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी साथी मिल जाता है, वो इतनी बातें करते हैं कि आप सुने या ना सुने वो तब तक आपकी बातें करते रहेंगे जब तक कि उन आप दोनों में से कोई एक यात्री उतर न जाए। ऐसा लेखक अपनी बस यात्रा के दौरान होने वाली गतिविधियों का वर्णन करते हैं। लेखक यहाँ पर बताते हैं कि लेखक को सुपर फास्ट ट्रेन की बजाय उन्हें एक्सप्रेस से यात्रा करना पसंद है, क्योंकि सुपर फास्ट ट्रेन जो है वह एक ऐसे व्यक्ति की तरह होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ऐसी व्यक्ति की तुलना लेखक ने सुपर फास्ट ट्रेन की है जो रास्ते में मिलने वाले जो बराबरी की लोगों की उपेक्षा करते हुए वह सिर्फ बड़ों से मिलने को दौड़ते रहते हैं। उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर ही बड़ा नाज होता है, जबकि एक्सप्रेस यह एक ऐसा दोस्त रहता है जो दूर से स्टेशन को देखकर अपनी चाल को धीमी कर देता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेखक ने हमें व्यक्ति से यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन और सुपर फास्ट ट्रेन इन दोनों की तुलना उन व्यक्तियों से की है जो केवल अपने मार्गों को पाने के लिए वह सभी को पीछे छोड़कर सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक्सप्रेस जो ट्रेन है वह लोगों से मिलते जुलते हुए चाल धीमी करते हुए वह जाती है, सबको अपने हृदय में स्थान भी देती है। जब चलती है तो इस कदर धीरे से कि कोई एक मित्र दूसरे से विदा ले रहा हो। अपने को तो भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसा लेखक कहते हैं कि हमें तो रेल के डिब्बे में ही बड़ा ही मज़ा आता है, क्योंकि जैसे ही रेल के डिब्बे में बैठो और बाहर के दृश्य का नज़ारा देखो तो वह बड़ा ही आनंद सा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है शीशे में डिब्बे वाला बाइस्कोप देख रहा हो। लेकिन कोई देखना दे तो लेखक कहते हैं जब हमें कोई देखने दे तब तो हम यहाँ पर देखें, पर जैसे ही हम अपने पाँव रखे कि अपने सीट पर बैठने वाले जो सामने के सीट पर बैठा हुआ यात्री वह तुरंत आपके पास देखेगा कि आपके बैग में क्या है, आपके झोले में क्या है। झांकते हुए जब देखेगा अखबार की ओर देखेगा और पूछेगा क्या मैं इसे ले सकता हूँ। भले ही आपने उस अखबार को, लेखक यहाँ पे बताते हैं कि भले उस अखबार को हम अभी अभी लिए हों, उसे पढ़ना तो दूर हमने खोलकर देखा भी ना हो, लेकिन वह बिना अपने मन को मारकर हमें वह
अखबार पत्र अपने यात्री को देना पड़ता है। लेकिन आपके उत्तर की प्रतीक्षा वह नहीं करेंगे। आप जवाब दे या ना दे, उसके पहले ही आपका अखबार उनके हाथों में चला गया होगा। अब आपकी स्थिति, जबकि वह अखबार आपका ही रहेगा, लेकिन फिर भी अब आपकी इच्छा जो रहेगी वह मांगने वालों जैसी हो जाएगी। उत्सुकता की से राह देखेंगे कि समाचार कब लौटेगा, समाचार पत्र कब लौटेगा। पर क्या मजाल है कि आपको वह समाचार पत्र मिल जाए। ऐसा वर्णन लेखक अपनी यात्रा के दौरान का कर रहे हैं। तभी वे सज्जन कई जम्हाई लेकर उसे बेतरतीबी बड़े ही अजीब तरीके से उसे मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले की ओर इस तरह से शान से बढ़ा देंगे मानो समाचार पत्र आपका नहीं, उनका ही हो, उनकी निजी संपत्ति हो, उनकी खुद की हो। देखते ही देखते समाचार पत्र की इतनी दुर्दशा होती है कि वह पूरे डिब्बे में चक्कर लगाने लगती है। मज़े की बात, लेखक बताते हैं कि यहाँ पर मज़े की बात तो यह है कि एक समाचार पत्र का उपयोग इस डिब्बे में कितना हो जाता है, यह तो समाचार पत्र छापने वाले को भी नहीं पता चलता। जैसे कोई ललित निबंध तो कोई संपादकीय पन्ने से अपनी सीट को झाड़ता नजर आएगा, कोई समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन करता दिखाई पड़ेगा। बेचारे समाचार पत्र वाले ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि उसके इस पत्र का इतना उपयोग हो सकता है, अर्थात समाचार पत्र वह आपको दोबारा मिल नहीं सकता, बल्कि उसकी पूरी दुर्गति हो जाती है। इन सबसे परेशान होकर जब आप पीछे की ओर से सिर टिकाकर थोड़ा सा आराम क्षण यानी जैसे ही थोड़ा सा आराम करना चाहोगे, इसी बीच प्रश्नों का सवाल लगातार चालू हो जाएगा आपके सहयात्रियों के द्वारा। कहाँ तक चल रहे हैं? अब आप अनमने यानी जब आपका मन ना रहे फिर भी आपको बोलना पड़ेगा कि भोपाल तक जा रही हैं। सहयात्री आपके पूछेंगे भोपाल गाड़ी कितने तक पहुँचती है? तब आप कहेंगे 3:15 बजे। अब उनका तर्क होगा, अब वह चुप नहीं रहेंगे बल्कि उस पर तर्क साधने लगेंगे। पहले तो 4 बजे पहुंच जाती थी। अब आपने कहा शायद टाइम बदल गया होगा, लेकिन अब सहयात्री बोल रहेंगे कि गाड़ी में तो कोई जगह चेन पुलिंग होती होगी, आज की तारीख में पहुंच जाए यही गनीमत है। गनीमत अर्थात यही नसीब है, यही नसीब होगा कि पहुंच जाए। अब आप सोचोगे कि चर्चा अब यहाँ पर अंत होगा, लेकिन चर्चा का अंत तो हुआ ही नहीं। उनका प्रश्न लगातार उनकी तरफ से चालू ही रहेगा। अच्छा, हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल? आपके सहयात्री पूछेंगे कि अब आप बताइए कि हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल? हबीबगंज। पूछा हबीबगंज क्यों? कहाँ? वहाँ से तुलसी नगर पास पड़ता है। वे चिढ़कर कहेंगे खाक पास पड़ता है, ऑटो वाले 5-7 रुपये ऐंठ लेंगे, इससे तो अच्छा है आप भोपाल स्टेशन उतरते, वहाँ से 4 कदम चलने पर टेम्पो मिल जाता जो 50 पैसे में टीटी नगर और फिर 50 पैसे में तुलसी नगर तो क्या अरोरा कॉलोनी उतार देता है। अब आप यह सोचेंगे कहीं यह पुनः हमें हबीबगंज स्टेशन लाकर वापस यहाँ ट्रेन में न बैठा दे, अतएव चुप्पी साध कर ही बैठने में ही भलाई है। लेखक यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि समाचार पत्र की दुर्गति होने के पश्चात जैसे ही क्षण मात्र आप आराम करना चाहेंगे, उसी तरह सामने से लगातार प्रश्न आने लगेंगे कि आप कहाँ पे उतरना चाहोगे, कैसे जाना चाहोगे। मतलब उनके जो उनके प्रश्न पूछने का जो समय रहता है वह समाप्त नहीं होता है। तो इन सारी बातों से लेखक को बड़ा ही गुस्सा आता है। लेखक यही हमें बताना चाहते हैं कि जब सफ़र के दौरान हम यात्रा करते हैं तो उस दौरान हमें हम आनंद लेने की सोचते हैं, पर इस तरह के जो हमारे सफ़र के साथी मिल जाते हैं तो हम आराम तो करना तो दूर, हमें एक क्षण मात्र आराम नसीब भी नहीं होता है। तो ऐसे यात्रियों से लेखक हमें बचने की सलाह देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस पाठ को यहाँ तक ही विराम देंगे। आने वाले लेक्चर में हम आगे इस पाठ को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इस पाठ को पढ़ो और इसमें आए हुए थोड़े जो शब्द है, कठिन शब्द, उनके अर्थ को समझो। हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने इस पाठ को पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।